हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और दोस्तों यह हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास 2.0 का पार्ट 2 रहने वाला है, जिसका पार्ट 1 मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। और आज के इस पार्ट 2 में भी दोस्तों हम उत्तराखंड के इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे और सभी प्रश्नों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अन्य जानकारियाँ होंगी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको पढ़ते हुए चलेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा हुआ है दोस्तों, तो आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। और ये जो वीडियो है दोस्तों आपके उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स, भले ही वो यूके ट्रिपल एस से कराता हो या यूके पीएस से कराता हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों को डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे। और पोस्टमार्टम सीरीज का दोस्तों ये हमारा 2.0 वर्जन है। इससे पहले पोस्टमार्टम सीरीज हमारी जो चली थी उसमें मैं आपको 120 तक के पार्ट कंप्लीट करवा चुका हूं। और आज यहां से एक नए पार्ट की दोस्तों शुरुआत हो रही है, जिसमें हम उत्तराखंड के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको यह प्रश्न आते हैं तो आपके रिवीजन की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपको यह प्रश्न नहीं आते हैं दोस्तों, तो आप इनको नोट डाउन जरूर कर लें। और आज की इस वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और आपको 10 में से अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर, आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में कुछ नाम दिए गए हैं दोस्तों और सूची सेकंड में उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। वूली बेडेड पिकॉक, रिंगाल, काफल और बुरांस। एक साइड तो दोस्तों इनकी सूची दी गई है, दूसरी साइड इनके नाम दिए गए हैं। आपको इसमें सम्मिलित करना है और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए ए, बी, सी और डी। तो आपको बताना है इसमें से क्या आंसर सही है। ठीक है, अब मैं आपको सही आंसर बता देता हूं कि वूली बैंडेड पिकॉक का जो दोस्तों वैज्ञानिक नाम है वो है क्या, पेपिलियो पॉलिक्टर। पेपिलियो पॉलिक्टर किसका वैज्ञानिक नाम है? वूली बैंडेड पिकॉक का वैज्ञानिक नाम है। अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर में चर्चाओं में भी रहा था। अगला दोस्तों रिंगाल। रिंगाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रिंगाल का दोस्तों आपका वैज्ञानिक नाम है चिम्नोबबूसा फालकाटा। क्या है? चिम्नोबबूसा फालकाटा रिंगाल का वैज्ञानिक नाम है। और यह प्रश्न एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है। काफल दोस्तों हमारे उत्तराखंड का राज्य फल है। तो काफल का जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है दोस्तों? काफल का वैज्ञानिक नाम है मिरिका एस्कुलेटा। क्या है? मिरिका एस्कुलेटा काफल का वैज्ञानिक नाम है। और वहीं बुरांस के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बुरांस का वैज्ञानिक नाम था रोडोडेड्रॉन अल्बोरियम। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष जो है वो क्या है? बुरांस है। ठीक है, राज्य वृक्ष है बुरांस। और बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? वो है रोडोडेड्रॉन अल्बोरियम। ठीक है, वहीं काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है वो दोस्तों? वो है काफल का आपका वैज्ञानिक नाम है मिरिका एस्कुलेटा। ठीक है, वूली बैंडेड पिकॉक का वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो पॉलिकटर। और रिंगाल का वैज्ञानिक नाम है चिम्नोबबूसा फालकाटा। सभी जो आपके वैज्ञानिक नाम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पुष्प है वो क्या है? ब्रह्मकमल। और ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूलिया अबुवेलेटा। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह है सोसूरिया अबुवेलेटा। ठीक है, उसी प्रकार उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु क्या है दोस्तों? कस्तूरी मृग। और कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है मास्कस काइसोगास्टर। क्या है? मास्कस काइसोगास्टर। वो हमारा कस्तूरी मृग का क्या है दोस्तों? वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है दोस्तों? राज्य पक्षी है मोनाल। और मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कोई भी आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हैं आप, कौ का 2, गौ का 1, खौ का 3 और घौ का 4। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, नैनीताल की खोज किसने की? पीटर बैरन ने 1841 में। स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनीताल का वर्णन किस नाम से मिलता है? ऋषि सरोवर के नाम से। उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा शहर को बसाने का श्रेय किस चंद्रवंशी राजा को जाता है? भीष्मचंद्र को 1530 में। नैनीताल स्थित राजभवन तथा हाईकोर्ट भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सर एंटोनी मैकडोनल्ड के द्वारा 1897 में शुरू किया गया और 1900 में पूर्ण हुआ। तो आपको अब ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा कोर्ट इसमें से सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1, 3, 4, 5 दोस्तों आपका इसमें क्या है? सुमेलित है। देखिए नैनीताल की खोज किसने करी? पीटर बैरन के द्वारा नैनीताल की खोज की गई। कब? 1841 में। यह आपको डायरेक्टली याद रखना है। नैनीताल की खोजकर्ता कौन थे? पीटर बैरन थे। ठीक है, नैनीताल जनपद में ही स्थित एक अद्भुत ताल है जिसकी खोज सबसे पहले पीटर बैरन के द्वारा की गई थी। ठीक है, और पीटर बैरन का जो बंगला था नैनीताल में उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे दोस्तों बैरन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनीताल का वर्णन किस नाम से मिलता है? तो ऋषि सरोवर नहीं दोस्तों, त्रि ऋषि सरोवर। क्या?
त्रिऋषि सरोवर के नाम से स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनीताल का वर्णन मिलता है। किसके? त्रिऋषि सरोवर के नाम से। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है सर्वाधिक लिंगानुपात और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों? वह अल्मोड़ा है। ठीक है, उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अल्मोड़ा जिला है। ठीक है, का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात है 963। ठीक है, कितना है? 963 है। ठीक है, और लिंगानुपात के अनुसार उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान है। ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अगला पॉइंट है कि अल्मोड़ा शहर को बसाने का श्रेय किस चंद्रवंशी राजा को जाता है? तो भीष्मचंद्र को जाता है अल्मोड़ा शहर को बसाने का श्रेय। ठीक है, भीष्मचंद्र के द्वारा अल्मोड़ा शहर की स्थापना 1530 में की गई थी, लेकिन दोस्तों चंद राजवंश की राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा लाने का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है कल्याण चंद को। ठीक है, भीष्मचंद्र के द्वारा अल्मोड़ा शहर की स्थापना तो की गई थी और खगमरा कोट नाम से भीष्मचंद्र ने अल्मोड़ा शहर की स्थापना करी थी। क्या? खगमरा कोट नाम से। ठीक है, क्योंकि भीष्मचंद्र के द्वारा अल्मोड़ा में खगमरा का किला बनाया गया था और इसी किले को वह अपनी राजधानी बनाना चाहता था, लेकिन इसी बीच दोस्तों उसकी मृत्यु कर दी जाती है गजवा ठिंगा के द्वारा। फिर उसका जो पुत्र होता है कल्याणचंद जो है चंद राजवंश की राजधानी को कहाँ से? चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करता है। तो यह कथन भी आपका सत्य हो जाएगा कि अल्मोड़ा शहर को बसाने का श्रेय भीष्मचंद्र को जाता है। 1530 में उसने अल्मोड़ा की स्थापना करी थी। बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है नैनीताल स्थित राजभवन तथा हाईकोर्ट भवन का निर्माण दोस्तों किसने किया था? सर एंटोनी मैकडोनल्ड ने किया था। कहीं कहीं आपको इनका नाम सर संटोनी मैकडोनल्ड भी देखने को मिलेगा। और 1897 में दोस्तों इस भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1900 में यह भवन बनकर पूरा तैयार हो गया था। तो सभी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कथन 1, 3, 4, 5 आपके सत्य हैं, 2 आपका सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो पूरा नाम मिलता है वो मिलता है त्रिऋषि सरोवर। ठीक है, और नैनीताल राजभवन या नैनीताल जो हाईकोर्ट है दोस्तों, वर्तमान में नैनीताल हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर सन 2000 को नैनीताल हाईकोर्ट की दोस्तों स्थापना होती है। ठीक है, और कौन से हाईकोर्ट के रूप में दोस्तों होती है? 20वें उच्च न्यायालय के रूप में। ठीक है, 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है, और नैनीताल हाईकोर्ट दोस्तों जो है उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ पे स्थित है? नैनीताल में स्थित है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब आपसे दोस्तों एक होमवर्क का क्वेश्चन है कि भारत में कुल हाईकोर्टों की संख्या कितनी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? 1, 3, 4, 5। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय कब श्रीनगर से पौड़ी लाया गया? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय दोस्तों श्रीनगर से पौड़ी कब लाया गया? 1840 में लाया गया। ठीक है, 1839 में दोस्तों स्थापना होती है गढ़वाल जनपद की। ठीक है, गढ़वाल जनपद जिसे हम दोस्तों वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल नाम से जानते हैं। तो ब्रिटिश गढ़वाल जनपद की स्थापना कब होती है? 1839 में होती है। ठीक है, और तब तक इसका मुख्यालय कहाँ पे होता है दोस्तों? इसका मुख्यालय होता है कहाँ पे? श्रीनगर में। ठीक है, जब गढ़वाल जनपद की स्थापना हुई या दोस्तों जब 1815 में हमारी संगौली की संधि होती है और संगौली की संधि के पश्चात जो हमारा यह उत्तराखंड का क्षेत्र है यह गोरखाओं के द्वारा अंग्रेजों को दे दिया जाता है। तो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर दोस्तों मेनली क्या किया जाता है? कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया जाता है। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी के साथ साथ ही क्या दोस्तों एक टिहरी रियासत का गठन किया जाता है। टिहरी रियासत बनाई जाती है, इसका राजा सुदर्शन शाह को बनाया जाता है। और तीसरा जो दोस्तों उनके द्वारा ब्रिटिश गढ़वाल की स्थापना की जाती है। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश गढ़वाल जो इस समय तक था दोस्तों वह कुमाऊं कमिश्नरी का ही एक अभिन्न अंग था। ठीक है, उसके बाद में अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है कि ब्रिटिश गढ़वाल जनपद की स्थापना कर दी जाती है। कब? 1839 में गढ़वाल नाम से। तो गढ़वाल जनपद की स्थापना कब होती है? 1839 में होती है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे होता है दोस्तों? श्रीनगर में होता है। ठीक है, वहीं कुमाऊं कमिश्नरी का जो स्टार्टिंग में मुख्यालय था वह कहाँ पर होता है? अल्मोड़ा में होता है। और टिहरी रियासत में तो राजा सुदर्शन शाह शासन करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न यही पूछा गया है कि ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय कब श्रीनगर से पौड़ी लाया गया? तो श्रीनगर से पौड़ी लाया गया था 1840 में। ठीक है, और ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय स्टार्टिंग में कहाँ था दोस्तों? जब गढ़वाल जनपद की स्थापना कब हुई थी? 1839 में। और इस टाइम पे इसका मुख्यालय कहाँ पे था? श्रीनगर में स्थित था। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, और श्रीनगर और पौड़ी गढ़वाल दोस्तों आपका जो श्रीनगर है वो पौड़ी गढ़वाल जनपद में ही आता है। श्रीनगर को दोस्तों उत्तराखंड का दिल्ली भी कहा जाता है क्योंकि श्रीनगर भी दिल्ली की तरह कई बार बसा था और कई बार उजड़ा था। ठीक है, और श्रीनगर जो आधुनिक श्रीनगर है वह किस मॉडल पर दोस्तों बसा हुआ है? तो के पॉ मॉडल पर दोस्तों बसा हुआ है। ठीक है, पॉ मॉडल पर हमारा क्या है? श्रीनगर वर्तमान में बसा हुआ माना जाता है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, देवदामिनी बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है, धामरक्षण बुग्याल चमोली, पिंडारी बुग्याल पिथौरागढ़ या कसनी खर्क बुग्याल रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो इसमें से आपको सम्मिलित कथन दोस्तों बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें से सही हो जाएगा। देवदामिनी बुग्याल दोस्तों आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। धामरसैण बुग्याल दोस्तों आपका चमोली जनपद में स्थित है। इसी के साथ साथ पिंडारी बुग्याल दोस्तों आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। जबकि दोस्तों पिंडारी जो ग्लेशियर है ना
पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर जनपद में स्थित है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है इसलिए डाला गया है। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर जनपद में स्थित है, जहाँ से पिंडर नदी का उद्गम होता है दोस्तों, ठीक है। पिंडर नदी जिसे कर्णगंगा भी कहा जाता है, उसका उद्गम पिंडारी ग्लेशियर से होता है, जो कि कहाँ स्थित है, बागेश्वर में स्थित है। जबकि पिंडारी बुग्याल दोस्तों कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है। वहीं दोस्तों कसनी खर्क बुग्याल कहाँ स्थित है, तो कसनी खर्क बुग्याल दोस्तों हमारा कहाँ पे, यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इतने आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अब उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध बुग्याल हैं दोस्तों, जैसे कि बेदिनी बुग्याल। बेदिनी बुग्याल कहाँ स्थित है, यह चमोली जनपद में स्थित है। इसी प्रकार से बगजी बुग्याल है दोस्तों, यह भी चमोली जनपद में स्थित है। फूलों की घाटी बुग्याल है, चमोली जनपद में स्थित है। औली बुग्याल दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। सतोपंथ बुग्याल ये भी चमोली में स्थित है। क्वारी पास या क्वारी बुग्याल ये भी हमारा चमोली जनपद में स्थित है। उसी प्रकार से दोस्तों दयारा बुग्याल है, ये कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है दयारा बुग्याल, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों देवदामिनी बुग्याल है, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। कुछ कल्याण बुग्याल है, पवाली काठा बुग्याल है, तपोवन बुग्याल है, यह सब आपका कहाँ, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उसी प्रकार चोपता बुग्याल है, बर्मी बुग्याल है, यह कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक है। और जो कफनी बुग्याल है दोस्तों, वह आपका कहाँ स्थित है, बागेश्वर में स्थित है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गोरखाओं के समय विचारी नामक अधिकारी न्याय व मुकदमे का कार्य देखते थे। ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है। गोरखों का खुखरी बनाने का केंद्र गढ़ीनगर डोटी में था, बिल्कुल सही दोस्तों। गोरखों की खुखरी काफ़ी प्रसिद्ध भी थी, ठीक है। अगला है, गुरु रामराय को भी दिव्य परीक्षा से गुजरना पड़ा, उनके दोनों हाथ जल गए थे। ये ऑप्शन दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गुरु रामराय को दिव्य प्रथा से गुजरना नहीं पड़ा। गुरु रामराय आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि फतेहपति शाह के द्वारा गुरु रामराय को देहरादून के 4 गाँव दान में दिए गए थे। उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे देहरादून में जाके गुरु राम राय गुरुद्वारे का निर्माण किया गया था इनके द्वारा, ठीक है, जहाँ पर वर्तमान में झंडा मेला भी लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दिव्य परीक्षा से दोस्तों गुजरना तो किसको पड़ा था, एक थे गुरु राम राय मंदिर के संत थे या महंत थे, श्री हरिसेवक। श्री हरिसेवक को गोरखों की दिव्य प्रथा से होकर गुजरना पड़ा था, ठीक है। तो गोरखाओं के समय में दोस्तों न्याय के लिए कई सारी प्रथाएं प्रचलित थी, जैसे कि कड़ाई द्वीप प्रथा, गोला द्वीप प्रथा, तराजू द्वीप प्रथा, ठीक है। और देहरादून स्थित गुरु राम राय मंदिर के महंत श्री हरिसेवक पर गोरखों ने हत्या का आरोप लगाया और उनको दोस्तों दिव्य प्रथा से होकर गुजरना पड़ा था। और कौन सी दिव्य प्रथा से होकर उनको गुजरना पड़ा दोस्तों, कड़ाई द्वीप प्रथा से होकर इनको गुजरना पड़ा, जिनमें उनके दोनों हाथ जल गए थे। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। जबकि दोस्तों अगला है दोस्तों कि पगड़ी नामक कर संपत्ति के लेन देन पर लिया जाता था, ये भी आपका कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दोस्तों गोरखाओं के बारे में बात करें तो गोरखाओं के द्वारा कुमाऊं पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया जाता है, 1790 में गोरखाओं के द्वारा कुमाऊं पर आक्रमण किया जाता है। 1790 में आपका हवाला बाग का युद्ध होता है गोरखाओं के मध्य में और चंद्र राजवंश के अंतिम शासक महेंद्र चंद के बीच में, जिसमें गोरखे दोस्तों जीत जाते हैं और 1790 से लेकर के दोस्तों 1815 तक दोस्तों गोरखे गढ़वाल पर शासन करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार गोरखों का गढ़वाल पर सबसे पहला आक्रमण कब होता है, 1791 में होता है, ठीक है। और उसी प्रकार दोस्तों गोरखों का आपका गढ़वाल पर पूर्णतः अधिकार कब होता है या दूसरा आक्रमण कब होता है, तो 1803 में दोस्तों गोरखों का गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण होता है। फिर दोस्तों इसी बीच 14 मई 1804 को एक खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, ठीक है। देहरादून स्थित खुड़बुड़ा के मैदान में परमार राजवंश के 54वें शासक प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के मध्य में, और 1804 में गोरखे इस खुड़बुड़ा के युद्ध को जीत जाते हैं और 1804 से लेकर के 1815 तक दोस्तों गोरखे गढ़वाल पर भी अपना शासन स्थापित करते हैं, ठीक है। तो गोरखों ने कुमाऊं में कब से कब तक शासन किया, 1790 से लेकर के 1815 तक, ठीक है। और गोरखों ने गढ़वाल पर कब से कब तक शासन किया, 1804 से लेकर के 1815 तक। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। और गोरखों के द्वारा दोस्तों जो अत्याचार यहाँ की जनता पर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे गोरख्याली कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सुमेलित नहीं है, यहाँ पे हरिसेवक होंगे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों को सुमेलित कीजिए कि कौन कौन सी गुफाएं कहाँ स्थित, त्र्यंबक गुफा केदारनाथ, कोटेश्वर गुफा भक्तियाना श्रीनगर, गोरखनाथ की गुफा द्वाराहाट या ब्रह्मा गुफा रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सी गुफा कहाँ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन है आपके 1 2 3 4, 3 4 2 1, 2 3 4 1 और 3 2 1 4। जैसा कि दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी इन प्रश्नों के उत्तर खुद से देने की कोशिश कीजिएगा और फिर जो आपके 10 प्रश्न हैं इसमें से आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। और दोस्तों अगर आप इसी प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको इस प्रकार के टेस्ट सीरीजेस या कंप्लीट प्रैक्टिस सेट्स के बैचेस भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो त्र्यंबक गुफा दोस्तों कहाँ स्थित है, त्र्यंबक गुफा स्थित है द्वाराहाट में, ठीक है। त्र्यंबक गुफा कहाँ स्थित है, द्वाराहाट में स्थित है, ठीक है। कोटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों, रुद्रप्रयाग में स्थित है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। वहीं गोरखनाथ की गुफा दोस्तों कहाँ स्थित है, गोरखनाथ की गुफा स्थित है भक्तियाना श्रीनगर में। और ब्रह्मा गुफा कहाँ स्थित है, ब्रह्मा गुफा दोस्तों आपका केदारनाथ में स्थित है, ठीक है।
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। त्र्यंबक गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों, आपका द्वाराहाट में स्थित है। कोटेश्वर गुफा आपका दोस्तों रुद्रप्रयाग में स्थित है। और एक कोटेश्वर गुफा दोस्तों आपकी पिथौरागढ़ में भी है, लेकिन मुख्यतः जो कोटेश्वर महादेव मंदिर है या कोटेश्वर गुफा है वह कहाँ स्थित है दोस्तों, वह आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है। गोरखनाथ की गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों, यह भक्तियाना श्रीनगर में है गोरखनाथ की गुफा। ठीक है। और वहीं ब्रह्मा गुफा कहाँ स्थित है, ब्रह्मा गुफा दोस्तों आपका केदारनाथ में स्थित है। ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे पूछा जाता है व्यास गुफा, गणेश गुफा और मुचकुंद गुफा। ठीक है। क्या व्यास गुफा, गणेश गुफा और मुचकुंद गुफा ये कहाँ स्थित है दोस्तों, यह स्थित है चमोली जनपद में। ठीक है, बद्रीनाथ के पास में। ठीक है। इसी प्रकार से व्यास गुफा हो गया, गणेश गुफा हो गया, मुचकुंद गुफा हो गया, राम गुफा हो गया, स्कंद गुफा हो गया और गरुड़ गुफा, ये आपकी कहाँ स्थित है, यह चमोली में ही स्थित है। ठीक है। कोटेश्वर महादेव गुफा रुद्रप्रयाग में स्थित है, मैंने आपको बता ही दिया, बहुत महत्वपूर्ण है। गोरखनाथ की गुफा भक्तियाना श्रीनगर में स्थित है, ये भी याद रखना है दोस्तों। और एक और चीज़ आपको यहाँ से दोस्तों याद रखना है, पांडुखोली गुफा। ठीक है। पांडुखोली गुफा और त्रियंगव गुफा ये दोनों दोस्तों कहाँ स्थित हैं, द्वाराहाट में ही स्थित हैं। ठीक है। और शंकर गुफा पूछा जाएगा दोस्तों, तो शंकर गुफा कहाँ स्थित है, शंकर गुफा टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, देवप्रयाग में है शंकर गुफा। ठीक है। पाताल भुवनेश्वर गुफा दोस्तों जहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं के निवास स्थल के रूप में जिसे जाना जाता है वह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। क्या, पाताल भुवनेश्वर गुफा। ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों सुमेरु और स्वधाम गुफा, सुमेरु और स्वधाम गुफा भी पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों भैरव गुफा की बात करें तो भैरव गुफा आपकी कहाँ स्थित है, भैरव गुफा देवलगढ़ श्रीनगर में स्थित है। ठीक है। लाखा मंडल गुफा दोस्तों कहाँ स्थित है, लाखा मंडल गुफा आपका दोस्तों देहरादून में स्थित है। ठीक है। और अगर पांडव गुफा की बात करें तो पांडव गुफा दोस्तों कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। मातंग गुफा और श्रृंगी गुफा ये भी उत्तरकाशी में ही स्थित है। तो ये प्रमुख गुफाएं हैं जो आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि टिहरी राज्य में 1840 में वनों को आखेट करने व वनों की पट्टी लीज पर विल्सन को दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पर आपको निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला कूट है कि टिहरी राज्य में 1840 में वनों को आखेट करने व वनों को पट्टी या लीज पर विल्सन को दिया गया था। ठीक है। अगला है टिहरी वन विभाग की स्थापना 1 मई 1885 ईस्वी को हुई थी। अगला पॉइंट है आजाद पंचायत का गठन टिहरी राजशाही को समाप्त करने के लिए किया गया था। अगला है टिहरी राज्य में व्यवस्थित रूप में वास्तविक रूप से वन प्रबंधन 1897 में प्रारंभ किया गया था, जिसमें अमूल्य योगदान पंडित केशवानंद ने दिया। और अगला आपका ऑप्शन है तिलाड़ी कांड का संबंध जनता को टिहरी राजवंश के कुशासन से मुक्त करना था। नीचे दिए गए कूटों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है, 1 2 4 3 4 5, 1 3 5 और 3 5। ठीक है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1 2 4। अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए टिहरी राज्य में 1840 में वनों को आखेट करने और वनों को पट्टी पर किसको दिया गया था, विल्सन को दिया गया था। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, किसको दिया गया था, विल्सन को दिया गया था। कब, 1840 में। ये बिल्कुल सही है। टिहरी वन विभाग की स्थापना 1 मई 1885 को की गई थी। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, टिहरी में वन विभाग की स्थापना 1885 में की गई थी। अगला पॉइंट है आजाद पंचायत का गठन टिहरी राजशाही को समाप्त करने के लिए किया गया था। ठीक है। तो आजाद पंचायत का गठन दोस्तों टिहरी राजशाही को समाप्त करने के लिए नहीं किया गया था। तो आजाद पंचायत का गठन दोस्तों क्यों किया गया था, आजाद पंचायत का गठन दोस्तों मुख्यतः किया गया था वनों को बचाने के लिए किया गया था। ठीक है। यानी कि जो आपका रवाई वाला क्षेत्र था टिहरी रियासत के अंतर्गत उस टाइम समय पे आता था, वर्तमान में उत्तरकाशी जनपद का एक भाग है। तो वहाँ पर वनों की सुरक्षा करने के लिए दोस्तों आज़ाद पंचायत का गठन किया गया था, या किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल न किया जाए इसके लिए आज़ाद पंचायत का गठन किया गया था। इसलिए ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला है टिहरी राज्य में व्यवस्थित रूप या वास्तविक रूप से वन प्रबंधन 1897 से प्रारंभ किया गया था, जिसमें अमूल्य योगदान पंडित केशवानंद ने दिया। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है तिलाड़ी कांड का संबंध जनता को टिहरी राजवंश के कुशासन से मुक्त करना था। ठीक है। तो अगर तिलाड़ी कांड के बारे में बात करें दोस्तों तो ये भी जो तिलाड़ी कांड था इसको दोस्तों उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में दोस्तों इसको आपका जाना जाता है। ठीक है। अब तिलाड़ी और इसी तिलाड़ी कांड को दोस्तों रवाई कांड या रवाई आंदोलन या तगड़ी या टिंगड़ी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो तिलाड़ी कांड हो गया, रवाई आंदोलन हो गया, तंगड़ी आंदोलन हो गया, तिगड़ी आंदोलन हो गया, तिगड़ी कांड हो गया, या उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, यह सभी तिलाड़ी कांड के लिए दोस्तों प्रयुक्त होते हैं, या रवाई आंदोलन के लिए दोस्तों प्रयुक्त नाम है। ठीक है। तिलाड़ी आंदोलन भी इसे कहा जाता है। और यह घटना कब की थी, 30 मई 1930। ठीक है। 30 मई 1930 की दोस्तों ये घटना है कि टिहरी राज्य में दोस्तों उस टाइम पे राजा कौन थे, राजा नरेंद्र शाह थे तिलाड़ी कांड के समय पे। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो इस टाइम पे एक नया वन कानून लागू किया गया था जिसके तहत किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल किया जा सकता था। ठीक है। तो इसी के विद्रोह में दोस्तों टिहरी राजशाही में 30 मई 1930 को दोस्तों एक आंदोलन होता है। और इस आंदोलन के दौरान दोस्तों जो एक दीवान थे चक्रधर जुयाल के द्वारा
इन आंदोलनकारियों पर दोस्तों क्या गोली चलवा दी जाती है, जिसमें सैकड़ों किसान शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है इस तिलाड़ी कांड को। ठीक है, या रवाई आंदोलन को या तिलाड़ी आंदोलन को। और दोस्तों उत्तराखंड का जनरल डायर किसको कहा जाता है? दीवान चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है, क्योंकि इनकी आज्ञा से ही आंदोलनकारियों पर दोस्तों गोली चलवाई गई थी। ठीक है, और रवाई आंदोलन या तिगड़ी आंदोलन या तंगड़ी आंदोलन या उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड टिहरी रियासत में राजा उस समय के कौन थे? नरेंद्र शाह थे, आपको याद रखना है। और कब की घटना है? 30 मई 1930 को दोस्तों यह घटना हुई थी। ठीक है, और ये तिलाड़ी या तगड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। और इसी तिलाड़ी कांड को दोस्तों राजा नरेंद्र शाह के कार्यकाल के एक भद्देपन के रूप में भी देखा जाता है। और उनकी सबसे ज़्यादा जो टिहरी रियासत को अगर हम बात करें कि टिहरी रियासत के खिलाफ बाद में संघर्ष मेनली क्यों हुए थे, इसी कारण हुए थे तिलाड़ी कांड। इस तिलाड़ी कांड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है टिहरी रियासत के अंत में। ठीक है, तो याद रखना है आपको, रवाई आंदोलन, तिलाड़ी आंदोलन, तिगड़ी आंदोलन या उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 30 मई 1930 को हुआ था। और बाद में दोस्तों इसकी जांच के लिए, इसी तिलाड़ी कांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? गोस्वामी गणेश दत्त समिति बनाई गई थी। गोस्वामी गणेश दत्त समिति बनाई गई थी। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है? गलत हो जाएगा। और 3 भी, तो 1, 2, 4 आपके इसके बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। ठीक है, कथन 1 है आपका, कस्तूरी मृग IUCN के रेड डाटा सूची में संकटग्रस्त रूप में सूचीबद्ध नहीं है और उत्तराखंड में 1970 में प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग चलाया गया था। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या 1 और 2 दोनों गलत है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका केवल 2 कथन सही है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में दोस्तों IUCN जो हमारा कस्तूरी मृग है वह IUCN की रेड डाटा सूची में संकटग्रस्त जीव के रूप में सूचीबद्ध है। यहाँ पर नहीं है ना, लेकिन ये सूचीबद्ध है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ दोस्तों कस्तूरी मृग क्या है? हमारा उत्तराखंड राज्य का जो हमारा राज्य पशु है दोस्तों वह कस्तूरी मृग है। इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर होता है। इसे दोस्तों हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। और यह दोस्तों उत्तराखंड में मुख्यतः 3600 से लेकर के 4400 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड में 1970 में दोस्तों प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग भी चलाया गया था। ये बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, तो कस्तूरी मृग के प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के सहयोग से वर्ष 1970 के दशक में उत्तराखंड में, जब यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था दोस्तों, उस समय पर केदारनाथ अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की गई थी। कौन से अभ्यारण्य से? केदारनाथ अभ्यारण्य से। ठीक है, केदारनाथ कस्तूरी मृग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वहां से दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड डाटा लिस्ट ऑफ थ्रेडेड स्पीचीज की स्थापना 1964 में की गई थी। और उसी का दोस्तों यह एक उसी बुक में, रेड डाटा बुक में है दोस्तों सूचीबद्ध है। तो केवल 2 कथन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो कस्तूरी मृग के बारे में दोस्तों आपको याद रखना है। केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आपको याद रखना है। तो 1972 में केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य या केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की स्थापना हुई। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग कहाँ स्थित है दोस्तों? यह आपका चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, महरौली कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? यह आपका बागेश्वर जनपद में स्थित है। और महरौली कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में हुई थी। ठीक है, इसी प्रकार अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य काफी प्रसिद्ध है दोस्तों। यह भी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और एक और प्रश्न दोस्तों जो कस्तूरी मृग से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है कि कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना दोस्तों 1982 में की गई थी, चमोली के कांचुला खर्क में। ठीक है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। यानी कि कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? कांचुला खर्क चमोली में स्थित है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको सूची 1 और सूची 2 को दोस्तों सम्मिलित करना है। एक साइड दोस्तों कुछ आपके शॉर्ट टर्मिनोलॉजी दी गई है, दूसरे साइड उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ये कुमाऊनी और गढ़वाली जो आपकी शब्दावली है उससे संबंधित प्रश्न है। ठिया, गढ़देवी, चाक और कुरमूल। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। आपको इसमें से सही उत्तर का विकल्प का चयन करना है। 1, 2, 3, 4, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 1 या 3, 4, 1, 2। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। इसका उत्तर होगा सी, यानी कि 3, 4, 1, 2। ठीक है, अब कैसे होगा ये बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में ठिया किसको बोलते हैं दोस्तों? ठिया बोलते हैं घरों में देवता का जो पूजा स्थल होता है ना, उसे उत्तराखंड में या कुमाऊनी में ठिया कहा जाता है। क्या? ठिया। तो घरों में देवता का जो पूजन स्थल होता है उसे ठिया कहा जाता है। ठीक है, अगला आपका गणदेवी। आपने नाम सुना होगा दोस्तों नरसिंह गणदेवी, यानी कि एक लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। तो गणदेवी क्या है? एक लोक देवी। इसके बारे में यह विश्वास है कि यह गड्ढे में निवास करती है। नरसिंह गणदेवी की पूजा भी की जाती है। ठीक है, अगला दोस्तों चाक।
तो चाक क्या होता है? मकान का जो बाहरी कक्ष होता है ना दोस्तों, उसे चाक कहा जाता है। ठीक है, चाक मतलब मकान का जो बाहरी कक्ष होता है। ठीक है, और गोट क्या है? गोट पशुपालन से संबंधित है, जहाँ पे जानवरों को बताया जाता है। ठीक है, नीचे वाला जो फ्लोर होता था, जो हम जिसे ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, वह पहले ज़माने में गोट नाम से जाना जाता था। ठीक है, पहाड़ों में अभी भी जाना जाता है। ठीक है, जहाँ पे पशुओं को बांधा जाता है। ठीक है, और खाना वाना बनाया जाता है। ठीक है, अगला कुरमुल। कुरमुल भी दोस्तों आपने देखा होगा, जब कुमाऊनी कल्चर में आप देखते हैं तो दूल्हे के माथे पर दोस्तों एक बिल्कुल लंबी सी श्रृंखला में क्या रहता है? चावल की पिठाई और रोले टाइप के श्रृंगार किया हुआ रहता है। ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद और लाल लाल रंग से। तो विवाह के समय पे वर या वधु के चेहरे पर चावल की पीठी व रोली से किया गया जो श्रृंगार होता है, उसे कुरमूल कहा जाता है। तो ठिया क्या है? घरों में देवता का पूजन स्थल है। गणदेवी दोस्तों एक लोक देवी है। चाक क्या है? मकान का बाहरी कक्ष है। कुरमूल क्या है? विवाह के समय वर वधु के चेहरे पर चावल की पीठी व रोली से किया गया श्रृंगार है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों वर्ष 2001 और वर्ष 2015 को दोस्तों पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया है। उत्तराखंड राज्य की आय के प्रमुख स्रोत दोस्तों क्या क्या है? ठीक है, तो यानी कि उत्तराखंड की आजीविका के प्रमुख स्रोत क्या क्या है? अगर हम बात करें तो कृषि है, कृषि के साथ साथ पशुपालन है, और कृषि पशुपालन के साथ साथ दोस्तों पर्यटन उत्तराखंड की आय के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभर रहा है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य ने इसीलिए पर्यटन वर्ष कब घोषित किया? 2001 और 2015 को। ठीक है, उत्तराखंड टूरिस्ट के रूप में, चार धामों के रूप में बहुत ज़्यादा दोस्तों प्रसिद्ध है, इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने 2001 और 2015 को पर्यटन वर्ष के रूप में दोस्तों घोषित किया है। तो आज के दोस्तों 10 प्रश्न हमने कर लिए हैं। आपको ये प्रश्न कैसे लगे, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए, ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। और आपका स्कोर कितना है, इस 10 में से आपका कितना स्कोर है, यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज का आपका जो होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको निम्नलिखित कथनों में से इनको सुमेलित करना है और सुमेलित करके आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी और उत्तराखंड भाषा संस्थान। ठीक है, आपको इसमें से बताना है कि कौन कौन से कथन आपके सुमेलित हैं। ठीक है, केवल 1 2 3, 1 3 4, केवल 2 या 2 और 3। तो ये आपका दोस्तों आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।